नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जीत मास्टर स्टडी पर। हमने पिछले वीडियो में भारतीय मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे कि कोरियोलिस बल क्या होता है, कोरियोलिस बल का प्रभाव क्या होता है, वायुदाब क्या होता है। उसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए, उसी भाग को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से भारतीय जो मानसून की उत्पत्ति है उसके संदर्भ में एक फिर से बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे। और वो अपना बेसिक कंसेप्ट होगा कौन सा कि जेट स्ट्रीम क्या होता है, जेट स्ट्रीम जो है वो भारतीय मानसून को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे, ठीक है ना। और साथ ही में वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं किसकी, जेट स्ट्रीम। कौन सा स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम, ठीक है ना। तो जेट स्ट्रीम क्या होता है, ठीक है ना। भारतीय मानसून पर जेट स्ट्रीम का क्या प्रभाव है उसकी हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो जो जेट स्ट्रीम होता है ना, ये जेट स्ट्रीम होता है ऊपरी वायुमंडल का, कौन से का, ऊपरी वायुमंडल का पवन परिसंचरण होता है। ऊपरी वायुमंडल का क्या होता है, पवन परिसंचरण होता है। कौन, जेट स्ट्रीम। कहने का मतलब क्या हो गया कि जेट स्ट्रीम जो होता है ना, इसको परिध्रुवीय क्या बोला जाता है, परिध्रुवीय भंवर बोला जाता है। परिध्रुवीय भंवर इसको कहा जाता है, या परिध्रुवीय परिसंचरण इसको कहा जाता है। तो वास्तव में ये होता क्या है, इसी की आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल का क्या है, पवन परिसंचरण है, जिसे क्या कहा जाता है, परिध्रुवीय भंवर परिसंचरण कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले बात करें इसकी उत्पत्ति की, सबसे पहले बात करें किसकी, इसकी उत्पत्ति की, कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है ना। तो उत्पत्ति को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम ध्रुवों भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर यदि जाते हैं, मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्यतया तापमान में क्या होती है, कमी होती है, ठीक है ना। मतलब किस प्रकार से कि ये आपका क्या है, ग्लोब है, ठीक है ना। और ये आपका कौन सा, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान क्या होता है, तापमान में क्या होती है, कमी होती है, ठीक है ना। तापमान में क्या होती है, कमी। कहने का मतलब ये हो गया कि भूमध्य रेखा के आसपास के जो भाग होते हैं ना, यहाँ तापमान ज़्यादा होता है, और ध्रुवों वाला जो भाग होता है यह तापमान न्यूनतम होता है। इसी वजह से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है। पहली बात ये ध्यान रखोगे। ध्रुवीय जो क्षेत्र होता है ना, कौन सा, ध्रुवीय जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, ये जो आपका ध्रुवीय जो क्षेत्र है, इस ध्रुवीय क्षेत्र में हमेशा ही क्या होता है, निम्न तापमान होता है, न्यूनतम तापमान होता है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि तापमान और वायुदाब जो होता है ना, उसमें कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। यदि निम्न तापमान है तो वहाँ हमेशा ही आपको क्या मिलेगा, उच्च तापमान, उच्च वायुदाब मिलेगा। मतलब जहाँ तापमान कम होता है वहाँ वायुदाब क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जो ध्रुवीय वाले भाग हैं यहाँ तापमान क्या होता है, न्यूनतम होता है, निम्न होता है। इस वजह से यहाँ क्या मिलता है, उच्च वायुदाब मिलता है, ठीक है ना। अब प्रश्न आपको ये आ रहा होगा आपके दिमाग में कि ध्रुवों की ओर जो है ना तापमान कम क्यों होता है। तो जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे सूर्य की किरणों का क्या बढ़ जाता है, तिरछापन बढ़ जाता है, और परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, कम तापमान की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया आपको कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है, और जो ध्रुवीय क्षेत्र है यहाँ क्या मिलता है, उच्च तापमान मिलता है। तो इन दोनों के कारण से ही किसकी उत्पत्ति होती है, जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। तो इसको शब्दों में कैसे पिरोएंगे हम, इसको शब्दों में आप ऐसे याद रखोगे कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, कहाँ से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान प्रवणता, तापमान प्रवणता का मतलब ये हो गया कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान में अंतर पाया जाता है, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, क्यों,
भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान प्रवणता के कारण, मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में अंतर पाया जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है, ठीक है ना। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान प्रवणता और ध्रुवीय भागों में या ध्रुवों में उच्च वायुदाब के कारण, किसके कारण से? उच्च वायुदाब के कारण परिध्रुवीय भंवर, कौन सा? परिध्रुवीय भंवर की उत्पत्ति होती है, भंवर की उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब क्या हो गया कि जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति क्यों होती है? तो जो तापमान की प्रवणता है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो तापमान प्रवणता है, तापमान में जो अंतर है उसके कारण से, और ध्रुवीय क्षेत्रों में जो उच्च वायुदाब पाया जाता है के कारण से किसकी उत्पत्ति होती है? इस परिध्रुवीय भंवर की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। या यूं कहें कि इस ऊपरी वायुमंडल के पवन परिसंचरण की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। और इसी को क्या कहा जाता है? जेट स्ट्रीम कहा जाता है। तो जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति कैसे होती है? इस प्रकार से जेट स्ट्रीम की क्या होती है? उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। दूसरा, अगर हम जाएं तो उत्पत्ति आपकी होगी। दूसरा, जेट स्ट्रीम के प्रकार की बात करें, किसकी बात करें? जेट स्ट्रीम के प्रकार की बात करें तो जो जेट स्ट्रीम होती है ना, इसको सामान्यतः कितने भागों में? 4 भागों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। पहला जो जेट स्ट्रीम होता है वो आपका कौन सा हो जाता है? ध्रुवीय वाताग्री। कौन सा होता है? ध्रुवीय वाताग्री जेट स्ट्रीम होता है, ठीक है ना। दूसरा जो जेट स्ट्रीम होता है वो आपका कौन सा होता है? ध्रुवीय जेट स्ट्रीम। कौन सा? ध्रुवीय जेट स्ट्रीम होता है। और तीसरा जो होता है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत के संदर्भ में, उपोष्ण या कौन सा? पश्चिमी। उपोष्ण या कौन सा? पश्चिमी। कौन सा होता है? पश्चिमी। उपोष्ण या पश्चिमी, या दूसरा और भी बोल सकते हो, पछुआ। उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम या उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून के संदर्भ में क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक लास्ट होता है आपका कौन सा? उष्ण कटिबंधीय। कौन सा होता है? उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। कौन सा होता है? उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। तो ये 4 प्रकार हैं किसके? जेट स्ट्रीम के। और भारत की जो जलवायु है उसके संदर्भ में आपको 2 नाम याद रखने हैं। कौन सा? उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम या पश्चिमी पछुआ जेट स्ट्रीम। और दूसरा कौन सा? उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या किया कि जेट स्ट्रीम क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम किसको कहते हैं? तो जो ऊपरी वायुमंडल का परिसंचरण है, अभी हमने क्या पढ़ा कि जेट स्ट्रीम किसको कहते हैं? तो ऊपरी वायुमंडल का जो परिसंचरण होता है, पवन परिसंचरण, उसी को क्या कहा जाता है? जेट स्ट्रीम, ठीक है ना। या इसी को क्या कहते हैं? या ये होता क्या है? परिध्रुवीय भंवर या परिसंचरण होता है। परिध्रुवीय भंवर या जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति कैसे होती है? तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो तापमान प्रवणता पाई जाती है और ध्रुवों में जो उच्च वायुदाब पाया जाता है के कारण से इन परिध्रुवीय भंवर या इस जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। ध्रुवीय वाताग्री जेट स्ट्रीम, दूसरा कौन सा? ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, तीसरा और चौथा कौन सा है? उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम या उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। तो ये जो 2 लास्ट वाले हैं, यही भारत की जो मानसून है, भारतीय मानसून, उसके संदर्भ में क्या है? महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब चौथी बात हम करेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में, इसकी मुख्य मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं विशेषताएं। जेट स्ट्रीम की मुख्य मुख्य विशेषताएं, ये सबसे ज़्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। परिभाषा ही हुई है, अभी प्रकार ही हुए हैं, है ना। जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति कैसे हुई है, यही सिस्टम अभी तक कंप्लीट हुआ है। अब सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो क्या? इसकी विशेषताएं। तो विशेषताएं क्या है? जेट स्ट्रीम, जैसा कि हमने आपको क्या बताया कि ऊपरी वायुमंडल का कौन सा है? ऊपरी वायुमंडल का क्या है? ये पवन परिसंचरण है। ऊपरी वायुमंडल का क्या है? पवन परिसंचरण है। तो ऊपरी वायुमंडल कौन सा है? तो ऊपरी वायुमंडल में कहाँ? तो क्षोभ मंडल में। कौन से मंडल में? क्षोभ मंडल में
ठीक है ना। कौन से मंडल में है? क्षोभ मंडल में 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर कौन से मार्ग में? सर्पिलाकार या लहरदार मार्ग में चलने वाला क्या है? परिसंचरण है। ठीक है, तो पहली विशेषता क्या हुई कि ऊपरी वायुमंडल का पवन परिसंचरण है जो क्षोभ मंडल में 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर कौन से मार्ग में चलता है? सर्पिलाकार मार्ग में या लहरदार मार्ग में चलने वाली जो पवनें होती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? आपका जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक है, दूसरी विशेषता ध्यान से देखिए। दूसरी विशेषता ये होती है जेट स्ट्रीम की कि इनकी खोज किसने की है? तो किसने की है? जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, कौन से के? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी, कौन से हैं? अमेरिकी युद्धवर्षक विमानों ने अमेरिकी जेट युद्धवर्षक विमानों ने इनकी क्या की थी? खोज की थी। किसकी? जेट स्ट्रीम की। तो दूसरी विशेषता आपको क्या ध्यान रखनी है? किसके बारे में? खोज के बारे में, कि जेट स्ट्रीम की खोज किसने की थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापान पर अमेरिका के जो जेट विमान हैं, जो कि किस प्रकार के हुआ करते थे? युद्धवर्षक बम वर्षक जेट विमान हुआ करते थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम किनका एहसास किया था? जेट स्ट्रीम का एहसास किया था, जेट स्ट्रीम की खोज की थी। इसीलिए इस ऊपरी वायुमंडल के परिसंचरण को या इस परिध्रुवीय भंवर को क्या कहा जाता है? जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक है, दूसरा कहाँ चलती है? तो ऊपरी वायुमंडल में चलती है। मान लिया हमने, कहाँ चलती हैं? ऊपरी वायुमंडल में चलती हैं। तो सामान्यतः ये चलती कहाँ है? तो ध्यान रखना, 20 डिग्री अक्षांशों से, कहाँ से? 20 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों के मध्य, 20 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों के मध्य, ध्रुवों के चारों ओर, ध्रुवों के मध्य, ध्रुवों के चारों ओर चलने वाली पवनें हैं। चलने वाली क्या है? पवनें हैं। ठीक है ना। तो कहाँ से कहाँ तक? दोनों ही गोलार्धों में। कहाँ है? दोनों ही गोलार्धों में। कौन से गोलार्धों में? दोनों ही गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों के मध्य चलती है। सामान्यतः कहाँ? तो ध्रुवों के चारों ओर चलने वाली जो पवनें होती है उन्हीं को क्या कहा जाता है? जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। ये इसकी क्या है? तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता आप देखोगे तो ये जो जेट स्ट्रीम होती है, इनकी प्रबलता ग्रीष्म काल की तुलना में, कौन से काल की तुलना में? ग्रीष्म काल की तुलना में शीतकाल में क्या होती है? शीतकाल में ज़्यादा होती है। कौन से काल में? शीतकाल में ज़्यादा होती है। किनकी प्रबलता? इन पछुआ पवनों की प्रबलता। ठीक है, सॉरी, इन जेट स्ट्रीम की प्रबलता कौन से काल में ज़्यादा होती है? शीतकाल में। और ये बताया जाता है कि शीतकाल में ये 400 किलोमीटर पर आवर की गति से क्या होती है? चलती है। ठीक है, दूसरा इसी में ध्यान रखना कि दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में, कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में इनकी प्रबलता क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में इनकी प्रबलता ज़्यादा होती है। ठीक है, ये मुख्य विशेषताएं हैं किसकी? जेट स्ट्रीम की। ठीक है ना। तो कहाँ चलती हैं जेट स्ट्रीम? ऊपरी वायुमंडल का पवन परिसंचरण है जिसको परिध्रुवीय भंवर कहा जाता है, जो क्षोभ मंडल में 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर? पश्चिम से पूर्व की ओर कौन से मार्ग में? सर्पिलाकार में या लहरदार मार्ग में क्या होती है? चलती है। खोज किसने की है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के जो जेट विमान है ना, जो जापान पर
बम वर्षा करने गए थे तो उन्होंने किसकी खोज की है? जेट स्ट्रीम की। इस वजह से इनको जेट स्ट्रीम कहा जाता है। चलती कहाँ है? तो 20 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों के मध्य सामान्यतः ये चलती है, या आप क्या कह सकते हो कि ध्रुवों के चारों ओर चलती है कौन सी जेट स्ट्रीम चलती हैं। प्रबलता की बात करें तो ग्रीष्मकाल की तुलना में शीतकाल में इनकी प्रबलता क्या होती है? ज़्यादा होती है। और शीतकाल में इनकी गति जो है ना वो कितनी हो जाती है? 480 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ठीक है। और साथ ही में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में प्रबलता कहाँ होती है? उत्तरी गोलार्ध में भी होती है। और एक बात और इसकी विशेषताओं में आप ध्यान रखोगे कि ये जो जेट स्ट्रीम है ना, इनको क्या कहा जाता है? रोसबी वेव भी कहा जाता है। रोसबी वेव्स भी इनको कहा जाता है। किनको? जेट स्ट्रीम को कौन सी वेव भी कहा जाता है? कौन सी तरंगे, कौन सी पवने भी कहा जाता है? तो रोसबी वेव्स भी इनको कहा जाता है। ये मुख्य विशेषताएं हैं किसकी? जेट स्ट्रीम की। अब हम बात करेंगे कि भारतीय मानसून के संदर्भ में उपोष्ण कटिबंधीय जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है वो किस प्रकार से प्रभावित करती है, और पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है ना वो भारतीय मानसून को किस प्रकार से प्रभावित करती है। आप इसका क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम। ठीक है। ये किस प्रकार से भारतीय मानसून को प्रभावित करती है? ठीक है। कौन सी है? उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम। ये भारतीय मानसून को किस प्रकार से प्रभावित करती है? तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि उपोष्ण कटिबंधीय जो जेट स्ट्रीम है ना, उपोष्ण कटिबंधीय ये जो जेट स्ट्रीम है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो इसकी उत्पत्ति ऐसे होती है कि जो भूमध्य रेखीय भाग होता है ना, कौन सा भाग है? भूमध्य रेखीय जो भाग है, इस भूमध्य रेखीय भाग से सहवन क्रिया के द्वारा, कौन सी क्रिया के द्वारा? सहवन क्रिया, सहवन से या सहवन की प्रक्रिया से। तो सहवन प्रक्रिया से भूमध्य रेखीय भाग में सहवन प्रक्रिया से ऊपर उठी पवनों के क्षोभ मंडल में, कौन से मंडल में? क्षोभ मंडल में उत्तर पूर्व में विस्थापित होने से या खिसकने से या वहां एकत्रित होने से किसकी उत्पत्ति होती है? उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति कैसे होती है? तो भूमध्य रेखीय जो भाग है ना, यहाँ पर कौन सी क्रिया होती है? सहवन की क्रिया, सहवन प्रक्रिया होती है। और इस सहवन प्रक्रिया के कारण से भूमध्य रेखीय क्षेत्र की जो पवनें होती है ना वो क्या होती है? ऊपर की ओर उठ जाती हैं, और ऊपर की ओर उठकर क्षोभ मंडल के उत्तरी पूर्वी भाग में क्या हो जाती है? एकत्रित हो जाती हैं। और उसी से क्या बनती है? उसी से किसकी उत्पत्ति होती है? उपोष्ण जेट स्ट्रीम की। तो ये सहवन क्रिया क्या होती है? यहाँ भूमध्य रेखीय भागों में जो है ना, यहाँ से पवन जो है ना ऊपर की ओर क्यों उठती है? तो जैसे ये आपका कौन है? ग्लोब है, और ये आपका कौन सा? भूमध्य रेखीय भाग है। तो जो भूमध्य रेखीय भाग है, यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर क्या होती हैं? लंबवत होती है। वर्ष भर क्या होती हैं? लंबवत होती है। इस वजह से यहाँ अधिकतम तापमान या ज़्यादा तापमान की क्या होती है? प्राप्ति होती है। और इस वजह से यहाँ पर क्या बनता है? लो प्रेशर बनता है, मतलब निम्न वायुदाब का केंद्र यहाँ बनता है। कैसे बनता है? तो ये जो उपोष्ण कटिबंधीय, ये जो दोनों ही गोलार्धों में कौन से वाले भाग हैं? उपोष्ण कटिबंधीय जो उच्च वायुदाब के भाग हैं, कौन से? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब के जो भाग हैं दोनों ही गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री के आसपास, तो उपोष्ण कटिबंधीय जो उच्च वायुदाब के केंद्र होते हैं, यहाँ से हवा की दर आती है इस भूमध्य रेखीय भाग की ओर, जो जहाँ क्या बना हुआ है? निम्न वायुदाब। तो पवनें यहाँ आ रही है, लेकिन चूंकि यहाँ तापमान ज़्यादा है, तो तापमान ज़्यादा होने की वजह से ये दोनों की दोनों जो पवनें हैं, जो सामान्यतः कौन सी पवनें हैं? व्यापारिक पवनें हैं, है ना? कौन सी पवनें हैं? व्यापारिक पवनें। तो ये व्यापारिक जो पवनें हैं यहाँ से क्या कर दी जाती हैं? ऊपर की ओर उठा दी जाती हैं। कौन सी क्रिया के कारण से? सहवन की क्रिया के कारण से। कौन सी क्रिया के कारण से? सहवन की क्रिया के कारण से ऊपर की ओर क्या कर दी जाती हैं? उठा दी जाती हैं। और यहाँ से उठने वाली ये जो पवनें हैं, इन्हीं के कारण से किसकी उत्पत्ति होती है? उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। मुझे पता है कि मेरी स्पीड क्या है? ज़्यादा है। अगर स्पीड ज़्यादा नहीं होगी ना तो वीडियो जो है ना बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको कोई समस्या आती है तो वीडियो को आप बार बार देख लीजिएगा, ठीक है ना? तो अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि उपोष्ण कटिबंधीय जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम होती है ना, इसकी उत्पत्ति
कैसे होती है? तो उत्पत्ति कैसे हुई? भूमध्य रेखीय भागों से ऊपर उठने वाली पवनों के कारण से किसकी उत्पत्ति होती है? उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलती कहाँ है? तो चूंकि आपको पहले बताया जा चुका है कि ये क्या है, ये क्या है, ऊपरी वायुमंडल का परिसंचरण है। कौन? उपोषण जेट स्ट्रीम। धरातल में, धरातलीय भाग की बात करें कि धरातलीय भाग पर कहाँ उपोषण कटिबंधीय ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम चलती है? तो धरातलीय भाग में ये कहाँ चलती है? ठीक है ना, कहाँ चलती है। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि ये जरूर ध्यान रख लेना कि ऊपरी वायुमंडल का परिसंचरण है, लेकिन धरातल पर ये कहाँ चलती हैं वो भी तो आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। तो धरातल पर ये चलती हैं कौन से वाले भागों में? शीतोष्ण कटिबंधीय व शीतोष्ण कटिबंधीय जो भाग है। ठीक है ना, कौन से भागों में? शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में ये सामान्यतः क्या होती है? चलती है। ठीक है ना, शीतोष्ण कटिबंधीय भाग आपका कौन सा हो जाता है? तो शीतोष्ण कटिबंध का जो भाग है ना, जैसे ये ग्लोब है, ठीक है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और मैंने आपको बताया था कि ये 30 से कौन सा 35 डिग्री वाला भाग है। ठीक है ना, और यहाँ भी आपका कौन सा 30 से 35 डिग्री वाला जो भाग है। फिर आगे ऊपर जाओगे ना तो ये 60 डिग्री वाला भाग है दोनों ही गोलार्धों में। यहाँ भी कौन सा? 60 डिग्री। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री का जो भाग होता है दोनों ही गोलार्धों में, 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश का जो भाग होता है दोनों ही गोलार्धों में, ये आपका कौन सा कटिबंध होता है? शीतोष्ण कटिबंध होता है। तो इसी शीतोष्ण कटिबंधीय वाले भागों में चलती है कौन सी? उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम। ठीक है ना, यद्यपि ये जरूर ध्यान रख लेना कि इसकी अवस्थिति जो होती है ना, इनकी स्थिति, किनकी? उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम की स्थिति सूर्य की अवस्थिति पर निर्भर करती है। किसकी? सूर्य की अवस्थिति पर क्या करती है? निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? सूर्य की अवस्थिति के ऊपर इनकी स्थिति क्या करती है? निर्भर करती है। कहने का मतलब ये हो गया कि जब सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तरी गोलार्ध में होता है ना, सूर्य जब उत्तरायण होता है उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो ये जो उपोष्ण जेट स्ट्रीम है ना, ये उत्तर की ओर मतलब ध्रुवों की ओर क्या कर दी जाती है? विस्थापित कर दी जाती है। और जब सूर्य दक्षिणायन होता है मतलब दक्षिणी गोलार्ध में होता है, तो ये उपोष्ण जेट स्ट्रीम जो है ना वो क्या हो जाती है? दक्षिण की ओर विस्थापित हो जाती है। मतलब उत्तरी ध्रुव वाले भागों से ये क्या हो जाती है? दक्षिण की ओर आ जाती है। ठीक है ना, तो इनकी जो स्थिति होती है ना वो किसकी अवस्थिति पर निर्भर करती है? सूर्य की अवस्थिति पर निर्भर करती है। सूर्य जब उत्तरायण होता है तो ये उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, और सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो ये दक्षिण की ओर खिसक आती हैं। ठीक है ना, किसकी बात है? उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम की। तो कहाँ चलती हैं ये आपको पता है? कहाँ चलती हैं? उपोष्ण कटिबंधीय जो भाग होते हैं ना वहाँ चलती है। ठीक है, अब भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करती है? किसको? भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करती है? ठीक है ना, तो आप अगला जो टॉपिक आपको ध्यान रखना है, भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करती है। ठीक है ना, कैसे प्रभावित करती है? तो ध्यान रखना, भारतीय जो मानसून है ना, इस भारतीय मानसून में ये दो प्रकार से क्या करता है? दो प्रकार से क्या करती है? अपना योगदान देती है। पहला जो पश्चिमी विक्षोभ है, कौन सा विक्षोभ है? पश्चिमी विक्षोभ है। तो पश्चिमी विक्षोभ जो होता है वो किसके कारण से? उपोष्ण जेट स्ट्रीम के कारण से ही भारत में प्रवेश करता है, और भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में 10 से 15 सेंटीमीटर तक शीतकाल में क्या करता है? वर्षा करता है। ठीक है ना, तो पश्चिमी विक्षोभ को प्रभावित करती है, और किसको प्रभावित करती है? उत्तरी पूर्वी मानसून को क्या करती है? प्रभावित करती है। मतलब ये भारतीय जो मानसून है ना, इस भारतीय मानसून को कौन से काल में प्रभावित कर रही है? शीतकाल में क्या करती है? प्रभावित करती है। कौन? उपोष्ण जेट स्ट्रीम। तो सीधी सी बात है कि उपोष्ण कटिबंधीय जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है ना, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध एक तो आपके किससे है? पश्चिमी विक्षोभ से है जो शीतकाल में आता है, और एक कौन से मानसून से है? उत्तरी पूर्वी मानसून, जो भी कौन से काल में आता है? शीतकाल में ही आता है। तो इन दोनों को प्रभावित करती है कौन सी जेट स्ट्रीम? उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम। कैसे करती है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस मैप को जो है ना ध्यान से देखिए, है ना, ये भारत वाला भाग है, ये आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और ये आपका कौन सा है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है ना, अब उपोष्ण कटिबंधीय जो जेट स्ट्रीम है
तो मैंने आपको एक विशेषता इसकी बताई दी कि उपोष्ण कटिबंधीय जो जेट स्ट्रीम है ना वो शीतोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में चलती है। तो आपको पता है कि भारत का ये जो उत्तरी भाग है ये शीतोष्ण कटिबंध में आता है और भारत का ये जो दक्षिणी भाग है ये किस में आता है, उष्ण कटिबंध में आता है, ठीक है ना। तो जब शीतकाल होता है, जब क्या होता है, शीतकाल होता है, तो शीतकाल के दौरान जो सूर्य की स्थिति होती है ना वो कौन सी गोलार्ध में होती है, दक्षिणी गोलार्ध में होती है। कौन सी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में होती है। मतलब जब सूर्य क्या होता है, दक्षिणायन होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय जो जेट स्ट्रीम होता है, कौन सा, उपोष्ण कटिबंधीय जो जेट स्ट्रीम होता है ना उसकी स्थिति इस प्रकार से होती है, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। उसकी स्थिति जो है ना वो इस प्रकार से होती है, ठीक है ना। उसकी स्थिति इस प्रकार से होती है, किसकी, पश्चिमी जेट स्ट्रीम की, ठीक है ना। इस प्रकार से उसकी क्या होती है, स्थिति होती है। मतलब मैं अभी बता देता हूं कहां से कहां तक इसकी स्थिति होती है, किसकी, पश्चिमी जेट स्ट्रीम की, ठीक है ना। इस प्रकार से इसकी क्या होती है, स्थिति होती है, किसकी, पश्चिमी जेट स्ट्रीम की। कहने का मतलब ये हो गया कि शीतकाल में ये जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है ये भारत का जो कौन सा वाला भाग है, ये हिमालय वाला जो भाग है ना, कौन सा वाला भाग है, हिमालय का जो दक्षिणी भाग है, कौन सा भाग है, हिमालय का जो दक्षिणी भाग है, ठीक है ना। इस प्रकार से चलते रहो, ये हिमालय का कौन सा भाग हो जाएगा, दक्षिणी भाग हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका किसका विस्तार पाया जाता है, इस पश्चिमी जेट स्ट्रीम का विस्तार पाया जाता है इस प्रकार से। मतलब जब भारत में शीतकाल होता है, कहने का मतलब जब सूर्य क्या होता है, दक्षिणायन होता है, तो उस दौरान ये उपोष्ण जेट स्ट्रीम भारत के हिमालय के दक्षिणी भाग तक क्या हो जाती है, दक्षिण की ओर खींच ली जाती है, ठीक है ना। तो यहां तक विस्तार है किसका, पश्चिमी जेट स्ट्रीम का, ठीक है ना। कौन से का, पश्चिमी जेट स्ट्रीम का। कब की स्थिति है ये शीतकाल की है, कि शीतकाल में जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो उत्तरी गोलार्ध में, मतलब भारत वाले भाग में, हिमालय के दक्षिणी भाग तक किसका विस्तार हो जाता है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम का विस्तार हो जाता है, ठीक है। अब ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करती है, तो पीछे की वीडियो में हमने आपको ये बताया है कि यहाँ जो भूमध्य सागर है, यहाँ कौन सा सागर है, भूमध्य सागर, ठीक है। तो इस भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, किसकी, पश्चिमी विक्षोभ की, जिसको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, हमने आपको पहले बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ जो होता है ना वो ये जो आपका उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम है जो भारत के हिमालय के दक्षिणी भाग तक इसका क्या है, विस्तार है। ये सामान्यतया सर्पिलाकार मार्ग में, कौन से मार्ग में, सर्पिलाकार मार्ग में, कहां से कहां चलता है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है। कौन से मार्ग में, सर्पिलाकार मार्ग में, कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है, ठीक है ना। कौन, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, ठीक है ना। तो किधर से किधर चल रहा है ये सर्पिलाकार मार्ग में पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहा है। और यहाँ भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाला जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, कौन सा चक्रवात है, शीतोष्ण कटिबंधीय, ये जो चक्रवात है ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, इसी उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर भारत के कौन से वाले भाग में, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, कौन से भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में कब वर्षा करता है, शीतकाल में वर्षा करता है, ठीक है ना। कौन से काल में, शीतकाल में वर्षा करता है, ठीक है ना। कौन, पश्चिमी विक्षोभ। और इस वर्षा को क्या कहा जाता है, महावट कहा जाता है, जो रबी की फसल के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। इसी वजह से इसको गोल्डन ड्रॉप भी कहा जाता है। तो भारत के कौन से वाले भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में ये क्या करती है, वर्षा करती है, ठीक है ना। विशेषकर आपका दिल्ली है, राजस्थान है ना, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है और ये आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ क्या करती है, वर्षा करती है। तो इस प्रकार से ये क्या करती है, प्रभावित करती है, कौन, उपोष्ण जेट स्ट्रीम। तो एक तो पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में ये भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, और दूसरा किसके संदर्भ में ये प्रभावित करती है, तो मैंने आपको बताया उत्तरी पूर्वी मानसून के संदर्भ में। एक बार आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, उष्णकटिबंधीय, कौन सा है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, कौन सा है,
उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ये सबसे ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। कौन सा? उपोष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। तो इसकी बात करें तो जो उपोष्णकटिबंधीय पूर्वी जो जेट स्ट्रीम होता है ना, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, ये एकमात्र जेट स्ट्रीम है, एकमात्र जेट स्ट्रीम है, ठीक है ना, एकमात्र क्या है, जेट स्ट्रीम है जो पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर क्या होती है, चलती है या बहती है। ये इसकी एक तो मुख्य विशेषता है, ठीक है। दूसरी इसकी मुख्य विशेषता, पूर्वी जो जेट स्ट्रीम है ना, ये केवल कौन से काल में, ये केवल ग्रीष्म काल में ही चलती है। कौन से काल में? ग्रीष्म काल में ही क्या होती है, चलती है। कौन सी जेट स्ट्रीम? पूर्वी जेट स्ट्रीम। तो एकमात्र जेट स्ट्रीम जो पश्चिम से पूर्व की ओर न चलकर, कहाँ से कहाँ न चलकर, पश्चिम से पूर्व की ओर न चलकर कहाँ चलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। केवल कहाँ चलती है, मतलब केवल कौन से काल में, तो ग्रीष्म काल में ही चलती है, ठीक है। दूसरा, केवल कौन से गोलार्ध में चलती है, केवल उत्तरी गोलार्ध में ही चलती है। कौन से गोलार्ध में? केवल उत्तरी गोलार्ध में ही चलती है, ठीक है ना। कौन सी जेट स्ट्रीम? उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में ही कहाँ चलती है, तो उत्तरी गोलार्ध में कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में कहाँ चलती है, तो उत्तरी गोलार्ध में भारत एवं अफ्रीका महाद्वीप में ही चलती है। कौन से में? भारत एवं अफ्रीका महाद्वीप में ही चलती है। तो ये चार बातें आपको किसके संदर्भ में ध्यान रखनी है, ये पूर्वी जेट स्ट्रीम के संदर्भ में ध्यान रखनी है कि एकमात्र जेट स्ट्रीम है जो पश्चिम से पूर्व की ओर न चलकर पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। केवल कौन से काल में चलती है? ग्रीष्म काल में ही चलती है। केवल कहाँ चलती है? उत्तरी गोलार्ध में ही चलती है। और उत्तरी गोलार्ध में भी कहाँ चलती है? भारत एवं अफ्रीका महाद्वीप में ही क्या होती है, चलती है, ठीक है। अब हम इसकी बात करें कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो उत्पत्ति बहुत ही क्या है, इसकी महत्वपूर्ण है। किसकी? इसकी उत्पत्ति जो है वो बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ग्रीष्म काल में चलती है। तो जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है, जैसे सूर्य जो है ना कर्क रेखा के ऊपर आता है, के साथ ही जो भारत के उत्तर में कौन सा फटार है, तिब्बत का जो फटार है, कौन सा फटार है? तिब्बत का जो फटार है, इस तिब्बत के फटार को किसकी प्राप्ति होती है? उच्च तापमान की प्राप्ति होती है। और उच्च तापमान प्राप्त होने की वजह से तिब्बत के फटार पर क्या बनता है? निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। क्या बनता है? निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। निम्न वायुदाब का केंद्र क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ से हवाओं का क्या कर दिया जाता है? आरोहण कर दिया जाता है। हवाओं का क्या कर दिया जाता है? आरोहण कर दिया जाता है। मतलब तिब्बत के फटार पर ज़्यादा तापमान प्राप्त होने की वजह से यहाँ की जो पवनें हैं वो क्या कर दी जाती हैं? ऊपर की ओर उठा दी जाती हैं या ऊपर की ओर उठ जाती हैं। मतलब पवनों का कौन सा क्रम यहाँ पाया जाता है? आरोहण क्रम पाया जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तरायण होने के साथ ही तिब्बत के फटार को अधिक उच्च तापमान की प्राप्ति होती है। उच्च तापमान की प्राप्ति होने की वजह से यहाँ की जो पवनें हैं ना, उनका क्या कर दिया जाता है? ऊपर की ओर उनको उठा दिया जाता है, या पवनों का जो ना ऊपरी संचरण हो जाता है, या पवनों का क्या हो जाता है? आरोहण हो जाता है, जिसकी वजह से इस तिब्बत के फटार पर क्या बनता है? निम्न वायुदाब बनता है। अब यहाँ से ऊपर उठी हुई जो पवन है ना, वो क्षोभमंडल में पहुँचती है। कहाँ पहुँचती है? क्षोभमंडल में। और लगातार क्षोभमंडल में उच्च वायुदाब की क्या हो जाती है? उच्च वायुदाब का निर्माण हो जाता है। और उसी के कारण से किसकी उत्पत्ति होती है? इस उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि उष्ण कटिबंधीय जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है, इसकी उत्पत्ति तिब्बत के फटार का उष्मन है। तिब्बत के फटार का गर्म होना किसकी उत्पत्ति में सहायक होता है? पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति में सहायक होता है, ठीक है ना। तो ये कैसे होता है उसकी चर्चा मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूं। एक बार आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसकी बात करें? उष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम की। किसकी बात कर रहे हैं हम? उष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ठीक। तो मैंने आपको क्या बताया कि
इसकी उत्पत्ति का जो संबंध है ना वो तिब्बत के फटार का गर्म होना है, ठीक है ना। तो ये यहाँ आपका कौन सा फटार हो जाएगा, ये आपका कौन सा फटार है, तिब्बत का फटार है। कौन सा फटार है, तिब्बत का फटार है, ठीक है ना। इस तिब्बत के फटार के गर्म होने से किसकी उत्पत्ति होती है, ये पूर्वी जेट स्ट्रीम की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो कैसे होती है, यहाँ किसकी प्राप्ति होगी, उच्च तापमान की क्या हो रही है, यहाँ प्राप्ति हो रही है। और उच्च तापमान प्राप्त होने से यहाँ क्या बनेगा भाई, यहाँ बनेगा कौन सा वायुदाब, निम्न वायुदाब, ठीक है ना। निम्न वायुदाब यहाँ क्यों बनेगा, यहाँ निम्न वायुदाब क्यों बनेगा, क्योंकि उच्च तापमान के कारण से यहाँ की पवनों का क्या कर दिया जाता है, आरोहण कर दिया जाता है। मतलब यहाँ की पवनें ऊपर उठ जाती हैं, क्या हो जाती हैं, ऊपर उठा दी जाती हैं या ऊपर उठे जाती हैं, ठीक है ना। क्या होती हैं, यहाँ की पवनें ऊपर उठ जाती हैं, ठीक है। और ऊपर उठने के बाद में ये कहाँ जाती हैं, क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल में लगातार क्या होता रहता है, उनका जमाव होता रहता है, वो क्षोभ मंडल में लगातार एकत्रित होती रहती हैं, जिसकी वजह से क्षोभ मंडल में क्या बनता है, उच्च वायुदाब बनता है। और वो जो क्षोभ मंडल में उच्च वायुदाब बनता है, वहाँ से पवनों का अवरोहण होता है, पवनों का अवरोहण होता है। पवनें जो है ना वो क्या होती हैं, अवतलित होती हैं, या पवनें जो है ना वहाँ से क्या होती हैं, नीचे की ओर उतरती है। तो यहाँ से ऊपर उठी हुई जो पवन है, यहाँ से कौन सी पवन है, यहाँ से जो ऊपर उठने वाली जो ये पवन है, ऊपर की ओर उठी ये जो क्या है पवन है, ये पवन कहाँ पहुँचती हैं, क्षोभ मंडल में। और वहाँ से इनका क्या होता है, अवतलन होता है। वहाँ से इनका क्या होता है, अवतलन होता है। और अवतलन जो है ना वो कहाँ होता है, वो अवतलन आपके मेडागास्कर वाले भाग में होता है। कौन से वाले भाग में होता है, मेडागास्कर वाले भाग में पवनों का क्या होता है, अवतलन होता है, ठीक है ना। पवनों का क्या हुआ, अवतलन। कौन से वाले भाग में, ये है आपका कौन सा वाला भाग, मेडागास्कर। कौन सा है, मेडागास्कर, ठीक है ना। मेडागास्कर बोले तो हिंद महासागर। कौन से महासागर में होता है, हिंद महासागर के मेडागास्कर वाले भाग में पवनों का क्या होता है, अवतलन होता है। पवनों का यहाँ क्या हो रहा है, अवतलन। पवनों का अवतलन होता है। और इसी की वजह से ये जो संपूर्ण भाग है, ये जो कौन सा भाग है, संपूर्ण भाग है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक बार फिर से बता रहा हूं कि जैसे ही तिब्बत के फटार को ज़्यादा तापमान प्राप्त होता है तो यहाँ की पवनों को क्या कर दिया जाता है, ऊपर की ओर उठा दिया जाता है। और ये पवनें जो है ना क्षोभ मंडल में जाकर क्या होती हैं, एकत्रित होती हैं। वहाँ लगातार एकत्रित होने की वजह से उच्च वायुदाब बनता है। और उस उच्च वायुदाब से पवनें जो है ना हिंद महासागर के कौन से वाले भाग में, मेडागास्कर वाले भाग में क्या होती हैं, नीचे की ओर अवतलित होती हैं। तो पवनों का क्या हो गया, यहाँ अवतलन हो गया। और इस प्रक्रिया के कारण से, इस प्रक्रिया के कारण से ये जो संपूर्ण ये वाला जो भाग है, ये जो संपूर्ण भाग है, ठीक है ना, कौन सा वाला भाग है, ये जो संपूर्ण भाग है, यहाँ पर किसकी उत्पत्ति हो जाती है, यहाँ पर आपकी उत्पत्ति हो जाती है किसकी, यहाँ पर आपकी उत्पत्ति हो गई किसकी, पूर्वी जेट स्ट्रीम की। तो यहाँ कौन सा जेट स्ट्रीम चलता है, यहाँ आपका पूर्वी जेट स्ट्रीम चलता है। कौन सा जेट स्ट्रीम, पूर्वी जेट स्ट्रीम यहाँ चलता है। तो ये आपका हो गया कौन सा, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ठीक है। किधर से किधर चलता है, तो ये उल्टा चलता है, पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है, ठीक है ना। अब ये भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करता है, तो क्षोभ मंडल की जो पवनें हैं ना वो कहाँ अवतलित हो रही है, मेडागास्कर वाले भाग में क्या हो रही है, अवतलित हो रही है। तो मेडागास्कर वाला ये जो भाग है ना, यहाँ पर क्या बनेगा, उच्च वायुदाब बनेगा, क्योंकि लगातार पवनें जो है ना वो क्या हो रही है, नीचे की ओर उतर रही हैं। तो यहाँ क्या बन जाता है, उच्च वायुदाब बन जाता है, ठीक है ना, क्या बन जाता है, उच्च वायुदाब। और यहाँ तिब्बत के पठार में क्या है, निम्न वायुदाब। तो पवनें जो होती है ना वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या होंगी, प्रभावित होंगी। निम्न उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहना वो क्या कर देंगी, स्टार्ट कर देती हैं। क्या कर देती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहना क्या करती हैं, शुरू कर देती हैं। इसी को बोला जाता है कौन सा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और इसी को मतलब पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण से ही भारत में क्या आता है,
दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, या मानसून का प्रस्टोफन होता है, मतलब मानसून का फटना जो होता है ना वो किसके कारण से संभव होता है, इसी पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण से संभव होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।